चलिए कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सॉल्विंग। जो अभी तक हमने पढ़ा है बेटा उसी पे सॉल्विंग कंटिन्यू करेंगे। आगे की थियरी फिर बाद में करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स की थियरी। पहले जो मोल्स वगैरह हमने सीखे हैं, मोल का कंसेप्ट जो सीखा है पूरा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड मोल को कैसे रिलेट करते हैं। बार बार जो मेन थीम है बेटा इस चैप्टर का वो है मोल कैसे रिलेटेड है, तीन चीजों से रिलेटेड है। कौन सी हैं वो तीन चीजें? मास से रिलेटेड है, नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड है एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है वो याद होना चाहिए, तीनों फॉर्मूले। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अमाउंट का मतलब हुआ मास। अमाउंट जब बोला उसने तो क्या? मास। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला जानते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CO2। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनाने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूं कार्बन में, मैं कार्बन में इंटरेस्टेड हूं। तो LHS में कार्बन के जितने मोल्स होंगे RHS में CO2 के भी उतने ही मोल्स होने चाहिए, ऑक्सीजन के कितने भी हों। ऑक्सीजन के कितने भी हों, मतलब वैसे यहाँ हाफ करना पड़ेगा ना मुझे, नहीं हाफ नहीं, O2 को O2 ही रहने देगा। तो रिएक्शन वैसे भी बैलेंस्ड है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन है मेरे पास अवेलेबल, तो कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा? मोल में कितना प्रोड्यूस होगा? 1 मोल ही प्रोड्यूस होगा। पर मास में बताऊंगा मैं तो मुझे मोलर मास पता होना चाहिए। व्हाट इज मोलर मास ऑफ कार्बन बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। याद हो जाना चाहिए अब तक। याद हुआ नहीं हुआ? कॉमन कंपाउंड्स के H2O, CO2, NH3 इनके याद हो जानी चाहिए। तो इसका 44 ग्राम होता है। तो भाई इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, तो इसका भी 1 ही मोल प्रोड्यूस होगा। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 44 ग्राम। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब यहां थोड़ा सा सवाल बदल गया। पिछले वाले में केवल बोला था 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न, मतलब ऑक्सीजन हमारे पास बहुत सारी अवेलेबल थी, लेकिन दूसरे पार्ट में उसने ऑक्सीजन का अमाउंट क्या कर दिया बेटा? लिमिट कर दिया है। तो 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन मतलब 16 ग्राम ऑफ O2। तो 16 ग्राम O2 का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने हो गए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2। व्हाट इज मोलर मास ऑफ O2? 32 होता है बेटा, 16 नहीं होता। हाँ 32 ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए उसके? 1/2 ना, हाफ मोल हो गए उसके। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास। तो 1/2 मोल्स हैं O2 के प्रेजेंट, और कार्बन के कितने मोल प्रेजेंट है मेरे पास? 1। बैलेंस रिएक्शन देखें तो ऐसी है ना, बैलेंस रिएक्शन तो सिंपल ऐसी है बैलेंस रिएक्शन। तो क्या यहाँ पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट का पंगा है नहीं है लिमिटिंग रिएजेंट का पंगा, क्योंकि वो दोनों लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है ना। पिछले वाले पार्ट में क्या था बेटा? ऑक्सीजन भर भर के थी। ऑक्सीजन जब भर भर के थी तो कार्बन तो चलेगा ही चलेगा पूरा, तब कार्बन ही खत्म होगा। लेकिन इस वाले में कितने मोल्स हैं किसके बेटा? इसके कितने मोल्स प्रेजेंट हैं? कार्बन के कितने मोल दे रखे मुझे? 1 मोल। बट ऑक्सीजन के कितने मोल हैं मेरे पास? हाफ मोल। हाफ मोल प्रेजेंट है ऑक्सीजन का। तो क्या इस बार पूरा कार्बन जल पाएगा? क्या पूरा कार्बन जल पाएगा इस बार? कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ऑक्सीजन, क्योंकि 1 मोल कार्बन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए थी। बट मेरे पास 1 मोल कार्बन का तो है, बट केवल आधा मोल है ऑक्सीजन का। तो दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये खत्म हो जाएगा, ये फाइनली 0 बचेगा। कार्बन का केवल हाफ ही मोल कंज्यूम होगा, तो कार्बन भी कितना बचा होगा फाइनली? हाफ मोल। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे? हाफ मोल, क्योंकि 1 1 1 है ना सब।
तो हाफ मोल प्रोड्यूस होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। तो कार्बन डाइऑक्साइड के हाफ मोल मतलब कितना मास कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस हुआ बेटा? 22 ग्राम। तो ये मोलर मास उसका 44 है। मास विल बी नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, तो आधे मोल में हो जाएंगे 22 ग्राम। और सिमिलरली आखिरी पार्ट देखें, वो भी लिमिटिंग रिएजेंट का लग रहा है। तो बोल रहा है 2 मोल्स ऑफ कार्बन बर्न्ड इन 16 ग्राम डाइऑक्सीजन। फिर से 16 ग्राम डाइऑक्सीजन मतलब हाफ मोल ऑफ O2। और इस बार 2 मोल अवेलेबल हैं। इस बार अगर 2 मोल अवेलेबल हो गए, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, तो इस बार इसके 2 मोल अवेलेबल हैं, वहीं इसका हाफ मोल अवेलेबल है। भाई अब इसका पहले 1 मोल था पिछले सवाल में, इस बार 2 मोल हो गए, और ऑक्सीजन की अभी भी हाफ मोल ही है। इसके ज्यादा होने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट एक तरीके से कंट्रोल करेगा ना। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? अभी भी ऑक्सीजन ही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये पूरी खत्म हो जाएगी ऑक्सीजन, ये पूरा खत्म नहीं हो पाएगा। तो फाइनली इसके अभी भी फाइनली इसके 0 मोल बचेंगे। इसके कितने मोल बचे होंगे बेटा? फाइनली कितना मोल खत्म होगा कार्बन का? हाफ मोल ही खत्म होगा। तो 2 मोल थे, 2 में से हाफ मोल चले गए, तो कितने मोल बचे? 1.5 मोल्स। 1.5 मोल्स बचेंगे इसके। और CO2 का कितना प्रोड्यूस होगा बेटा? CO2 का कितना प्रोड्यूस होगा? CO2 का भी हाफ मोल ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इसका 1 मोल इसका 1 मोल प्रोड्यूस कर सकता है, तो हाफ मोल इसका हाफ मोल प्रोड्यूस करेगा। तो आंसर क्या होगा? सी पार्ट का भी, थर्ड पार्ट का भी वही होगा जो सेकेंड पार्ट का था, विच इज व्हाट बेटा? 22 ग्राम। तो ये सवाल है लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने के लिए, कि एक्सेस रिएजेंट बढ़ भी जाए तब भी लिमिटिंग रिएजेंट अगर उतना ही है तब भी उतना ही प्रोड्यूस होगा जितना पहले प्रोड्यूस हो रहा था ना। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट अभी भी खत्म हो जाएगा। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो बेटा। नेक्स्ट, चलिए जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, इजी प्रॉब्लम्स हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। जहाँ कैलकुलेशन आएगी वहां देखेंगे, बट बहुत सारे सवालों में वो डेटा ऐसा देता है कि कैलकुलेशन कम हो, काफी सवालों में ऐसा डेटा भी देता है बेटा। हाइड्रोजन क्लोराइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स वाटर एंड क्लोरीन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ क्लोरीन at STB can be obtained starting with 36.5 ग्राम of HCl। तो हो क्या रहा है? HCl है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, मिलके बना रही है वाटर विच इज H2O प्लस Cl2। बेटा सीधे कूद जाएंगे क्या सवाल में? नहीं, सबसे पहला काम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे रिएक्शन। बैलेंस किए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। मोल कंसेप्ट में अगर केमिकल रिएक्शन दिख रही है आपको, तो सबसे पहला काम क्या है बेटा? बैलेंस करना। किससे शुरू करेंगे? किससे शुरू करेंगे? क्लोरीन से शुरू करेंगे ना, हाइड्रोजन ना ऑक्सीजन, क्लोरीन। यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 क्लोरीन है, तो क्या करूं? सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अब देखें, अब इसके बाद हाइड्रोजन देखो ऑक्सीजन देखूं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन में पहले किसको देखते हैं? हमेशा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यहाँ 2, यहाँ भी 2, बैलेंस्ड है। लास्ट में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ 1 यहाँ 2, तो इसको छेड़ूं या इसको छेड़ूं? इसको छेड़ना बेटर रहेगा ना, क्योंकि इसको छेड़ूंगा तो हाइड्रोजन भी चेंज हो जाएगा, फिर वहां चेंज करना पड़ेगा। फिर उससे बढ़िया उसको छेड़िए, इसको छेड़ने में कम से कम चेंज करना पड़े आपको। तो बेटा किसको छेड़ना चाहिए? H2O को या O2 को? O2 को। हाँ, O2 को छेड़ने में मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको हाफ से। बट कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर के 2 को गायब कर सकता हूं मैं, हर जगह क्या कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई। तो इसको गायब करने के लिए ये क्या आ गया बेटा? 4, ये क्या आ गया? 2, और ये क्या आ गया? बैलेंस हो गई। चेक कर लीजिए एक बार, 4Cl 4Cl, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गई। मतलब 4 moles of HCl will react with 1 mole of oxygen to produce 2 moles of H2O and
2 moles of Cl2। ठीक हो गया। अब आते हैं डेटा पे। तो क्या दिया है हमसे, हाइड्रोजन क्लोराइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स वाटर, हाउ मेनी लीटर ऑफ क्लोरीन एट एसटीपी कैन बी ऑब्टेन्ड। अब ऑक्सीजन का कोई अमाउंट नहीं दिया है, तो हम एज्यूम करेंगे ऑक्सीजन भर भर के है, ऑक्सीजन बहुत अवेलेबल है। कुछ नहीं दिया ना बेटा ऑक्सीजन का अमाउंट, उसने अमाउंट केवल किसका दिया है, HCl का। तो HCl का 36.5 ग्राम दिया है। सबसे पहला काम होगा HCl के मोल पता करना, उसके लिए HCl का मोलर मास पता करना पड़ेगा मुझे। प्लीज बोले बेटा मोलर मास HCl का, अकेले क्लोरीन का 35.5 याद रखने को बोला है बेटा, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया 36.5 ग्राम। देख रहे हैं डेटा कैसे दिया उसने, डेटा अच्छा दिया है ना उसने। अगर उसने ये 36.5 की जगह वो 40 ग्राम या 50 ग्राम देता तो कैलकुलेशन बढ़ जाती थोड़ा सा, बट 36.5 ग्राम क्यों दिया है, क्योंकि मोलर मास भी क्या होता है इसका 36.5 ग्राम। तो एक तरीके से HCl के कितने मोल्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास। तो कितने मोल्स हैं बेटा इसके, 1 मोल। तो HCl का मेरे पास 1 मोल अवेलेबल है। क्या यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यूज होने वाला है, कुछ लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब नहीं है यहाँ, कि ऑक्सीजन मेरे पास क्या है बहुत सारी अवेलेबल है, तो सारा HCl खत्म हो जाएगा, पूरा पूरा HCl खत्म हो जाएगा। तो 1 मोल अवेलेबल है मेरे पास। तो पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ क्लोरीन एट एसटीपी। तो ये अगर खत्म होगा बेटा, 1 मोल खत्म होगा, तो क्लोरीन का कितना प्रोड्यूस होगा। तो देख लेते हैं, इसके 4 मोल क्लोरीन के कितने मोल पैदा कर रहे थे, HCl के 4 मोल क्लोरीन के कितने मोल पैदा कर रहे थे, 2 मोल। क्लोरीन गैस के 2 मोल पैदा कर रहे थे, तो उसका 1 मोल कितना पैदा करेगा, सिंपल यूनिटरी मेथड बताइए बेटा, हाफ मोल। सिंपल यूनिटरी मेथड 4 मोल 2 मोल पैदा कर रहे थे, 1 मोल कितना पैदा करेगा 2/4 विच इज 0.5 मोल। कितनी क्लोरीन गैस पैदा हो गई 0.5 मोल, और मुझे बतानी है वॉल्यूम एट एसटीपी। तो अब नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम से रिलेशन बताइए, 1 मोल गैस एट एसटीपी कितनी वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो हाफ मोल 0.4/2 कितना 2/2 कितना होता है बेटा 11.2। तो आंसर क्या हो गया बेटा कि 0.5 मोल। तो फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर होता है बेटा। वॉल्यूम हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर, तो ये हो जाएगा 11.2 लीटर। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा 11.2 लीटर। पढ़ो आगे, आदत हुई नहीं हुई अभी तक इन फॉर्मूलों की, 3 बेसिक फॉर्मूले ना बार बार, मोलर मास जो याद रखने हो तो याद ही रखने हैं, बाकी नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूले हैं बेटा, तीनों का रिलेशन याद होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाई इज एयर समटाइम्स कंसिडर्ड एज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्रिटिकल क्वेश्चन है, एयर को कभी कभी हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंसिडर कर सकते हैं। जैसे एयर अगर केवल प्योर एयर लूं तो O2 N2 CO2 ये सब कंपाउंड हैं, गैसेज हैं, बट कभी कभी हमें उससे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, और जो कि नज़र भी आते हैं। डस्ट पार्टिकल नज़र आते हैं ना हवा में, हमको आंखों से दिखते हैं, मतलब हम सेपरेट कर पाते हैं एक तरीके से उनको। क्या रीज़न है बेटा एयर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर एज्यूम करने का कभी, कि इम्प्योर एयर कंटेन्स dust particles which can be separated, which are visibly separated from other molecules। dust particle हमारी आंखों को नजर आते हैं, तो रीजन लिखेंगे बेटा why is air sometimes considered as heterogeneous mixture, because impure air
contains dust particles, which can be visibly separated from air. क्लियर है? क्लियर है? बढ़े आगे। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट, फॉर्मूला लिख के दिया है उसने पूरा। रिक्वायर्ड टू टेक 500 ml of 0.375 molar aqueous solution, मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट। नहीं, इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, थोड़ा मोलर कंसंट्रेशन आ गया वहां पे, 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन बोला उसने। आगे बढ़ते हैं, आएंगे उस सवाल पे हम, थोड़ा उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स आइए, इसलिए अभी स्किप कर रहे हो। 21 पे आते हैं। बोरॉन हैज 2 आइसोटोप्स, boron 10 and boron 11, whose percentage abundance are 19.6% and 80.4% respectively. What is the average atomic mass of boron? ऐसे ही सवाल हमने क्लोरीन के लिए किया था, याद है? तो सिंपली मान लेंगे 100 है, 100 बोरॉन है, 100 बोरॉन में से 19.6 बोरॉन 10 के हैं और 80.4 बोरॉन 11 के हैं। N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला होता है N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। क्या मान लेंगे? N1 प्लस N2 क्या है? N1 प्लस N2 क्या है? 100 मान लेंगे। N1 की जगह फिर मैं 19.6 लिख सकता हूँ, M1 की जगह 10 लिख दूंगा बेटा, N2 की जगह लिख दूंगा 80.4, M2 की जगह 11 लिख दूंगा। कैलकुलेशन करिए प्लीज, कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन इतनी आनी चाहिए बेटा। तो ये हो गया 10 इंटू 19.6 प्लस 11 इंटू 80.4 डिवाइडेड बाई 100। कैलकुलेशन करें अगर, ऑपरेटर में आया पहला 196 प्लस 11 4 ज़ा 44, 11 8 ज़ा 80 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आ गया, डेसिमल के बाद 4 है, प्लस 4 10, कैरी 1 8, कैरी 1 1 0 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आ रहा है 10.804। ये आ रहा है क्या? 10.804 AMU। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। इतना तो करना ही पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन ना, मल्टीप्लिकेशन एडिशन तो हैंडल करना ही पड़ेगा बेटा। ये आया क्या? करेक्ट है, खुद निकालिए अपने हाथों से। ये आ रहा है। तो बोरॉन अगर इतने परसेंट में 2 आइसोटोप प्रेजेंट हैं तो मुझे उसका एटॉमिक मास ना 10 लेना पड़ेगा ना 11 लेना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली कितना लेना चाहिए मुझे उसका एटॉमिक मास? 10.8 AMU। तो मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास क्या हो जाएगा? 10.8 ग्राम। एटॉमिक मास की वैल्यू AMU में और मोलर मास की वैल्यू ग्राम में। इन दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है बेटा? सेम होता है। नेक्स्ट, कार्बन अकर्स इन नेचर as a mixture of carbon 12 and carbon 13. Average atomic mass of carbon is 12.011. What is the percentage abundance of carbon 12 in nature? तो हमें बोला है कि 2 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं कार्बन के, कार्बन 12 और कार्बन 13। इसका परसेंटेज निकालना है। मान लेते हैं इसका x% है, तो कार्बन 13 का कितना होगा फिर? 100 माइनस x%। जस्ट उल्टी बात पूछ ली ना पिछले सवाल से। पिछले सवाल में परसेंटेज दे रखा था और एवरेज मोलर मास पूछा था। इस बार एवरेज मोलर मास दे रखा है या एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है और
परसेंटेज पूछा है इंडिविजुअल आइसोटोप का, समझ रहे हैं? फॉर्मूला वही है अभी भी, एम एवरेज इज इक्वल टू N1 M1, तो एक्स परसेंटेज मान रहे हैं तो x इंटू 12 प्लस 100 माइनस एक्स इंटू 13 डिवाइडेड बाई 100 ना, डिवाइड बाय 100, टोटल मान रहा हूं कि दोनों के मिला के 100 प्रेजेंट है, 100 मोल्स या 100 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो उसमें से x मोल्स कार्बन 12 के होंगे और 100 माइनस x मोल्स कार्बन 13 के होंगे। प्लीज कैलकुलेशन करिए बेटा, जल्दी इधर उधर ले जाइए, अरेंज करिए, सिंपल कैलकुलेशन है। 100 को RHS में LHS में ले जाइए ना, मल्टीप्लाई करिए उसको, फिर कैलकुलेशन करिए अपने हाथों से, x की वैल्यू निकालिए अपने हाथों से, करिए बेटा कैलकुलेशन। कंसेप्ट सिंपल है, बस कैलकुलेशन करनी है सही से। आया क्या ये x की वैल्यू करी 98.9, और किसी का आया, निकालिए। ये शक्ल देख के नहीं होगा ना, करके होगा, फिर इक्वेशन देख के तो सॉल्व नहीं हो जाएगी इक्वेशन। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है तो n minus 1 is 9, 9 minus 1 is 8, 98.9%। इसका परसेंटेज है ये कार्बन 12 का, तो कार्बन 13 का कितना होगा 1.1%, रिमेनिंग कार्बन 13 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बढ़ो आगे, क्लियर है? क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5। हाँ, ये लैंग्वेज कभी कभी आती है बेटा, ग्राम एटम। ग्राम एटम्स का मतलब मोल ही होता है, मतलब 1 ग्राम एटम का मतलब क्या है 1 मोल। तो ये लैंग्वेज जब आएगी तो इसको सिंपली क्या पढ़ लेना है हमें, बार बार मोल। ग्राम एटम्स, ग्राम एटम्स को क्या पढ़ लेना है हमें, मोल। एक बोलने का तरीका है, बस हो गया, कन्वेंशन है एक केमिस्ट्री में कि 5 ग्राम एटम्स, 5 ग्राम एटम्स का मतलब 5 ग्राम नहीं, ग्राम के बाद एटम लिखा, अगर उसने बोला किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का, उसने बोला 5 ग्राम एटम्स, इसका ये मतलब नहीं है उसका 5 ग्राम, इसका मतलब है उसके 5 मोल्स। तो ग्राम एटम्स का बार बार हम जब भी ग्राम एटम हमें दिखेगा लिखा हुआ तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, बार बार मोल्स की आदत डालेंगे। तो बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का क्या होता है, और ऑक्सीजन एटम्स की बात हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स की बात हो रही है, मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही है, गैस नहीं बोला उसने। तो एक ऑक्सीजन का एटम का मोलर मास क्या होता है 16 ग्राम, मतलब एक मोल, नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास, तो मास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज 2.5, और मोलर मास कितना है बेटा उसका। इस बार ऑक्सीजन गैस की बात नहीं हुई है, इस बार किसकी बात हुई है बेटा, ऑक्सीजन एटम की, ठीक है, इसलिए 32 नहीं लेंगे, क्या लेंगे इस बार 16। तो 2.5 इंटू 16 कितना हो गया ये, 3 5 80, कैरी 8, 32, 32 प्लस 8 40 आ रहा है, तो 40 ग्राम। पढ़ो आगे जल्दी से, आसान सवाल है बेटा, तीनों करते जाइए।
कैलकुलेट द ग्राम एटम्स इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। कैलकुलेट द ग्राम एटम्स मतलब मोल्स। बार बार ग्राम एटम्स लिखा हुआ दिखा तो क्या पढ़ लेंगे आप उसको, मोल्स। तो कैलकुलेट द मोल्स इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। हाँ भाई, सोडियम का मोलर मास क्या होता है? 23 होता है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है सोडियम का? 11। और 11 टू ज़ा 22 प्लस 1, तो 23 ग्राम मोलर मास होता है बेटा सोडियम का। तो सिंपली नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स विल बी मास अपॉन मोलर मास। कितने हो गए नंबर ऑफ मोल्स? 0.1, 1/10 ना। नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास, तो सिंपली 1/10 हो गया या 0.1 मोल्स हो गया। समझे क्या? क्या इसको अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूं? नहीं, उसने नंबर ऑफ एटम्स नहीं पूछा है। नंबर ऑफ एटम्स पूछा होता तब क्या करता इसको, अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करता। बट अभी उसने ग्राम एटम्स पूछा है, और ग्राम एटम्स का मतलब क्या होता है, तो इसलिए आंसर यही होगा 0.1। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब भी क्या होगा, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। समझ रहे हैं? ग्राम, जैसे यहां ग्राम एटम्स का मतलब था मोल्स ऑफ एटम, ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होगा, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। क्योंकि इस बार पहले बात हो रही थी अकेले सोडियम एलिमेंट की, इस बार एक कंपाउंड की बात हो रही है। कंपाउंड क्या है इस बार? सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला बोलेंगे बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। H2SO4 का सबसे पहले क्या निकाल के रखना पड़ेगा मुझे, मोलर मास। बताइए कितना होता है? 130। निकालिए। अरे हवा में सोच के नहीं होगा ना। तीनों का इंडिविजुअली पता है क्या? हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2। सल्फर का, सल्फर का मोलर मास 32, एक सल्फर का, एक ही सल्फर है तो 32। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन है तो 64। कितना है बेटा ये? नहीं, 130 तो नहीं आ रहा बेटा, ये कितना है ये? 98 आ रहा है। क्या गलती कर रहे हैं मोलर मास निकालने में? हाँ, सल्फर का क्या ले लिया? हाँ, 64। सल्फर का 64 कहाँ से होगा? सल्फर का क्या होता है? 32 ना। 64 कितना बड़ा नंबर है बेटा। आयरन का 56 होता है। आयरन से तो पहले ही आ जाता सल्फर, पहले 20 में ही होता है ना सल्फर। कैसे हो सकता है उसका 64? ठीक है, तो 32 होता है सल्फर का। तो 98 ग्राम इसका मोलर मास है, और हमसे पूछा है मास ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर लूं, नंबर ऑफ मोल्स को मास से रिलेट करने वाला फॉर्मूला? प्लीज बोलिए बेटा, बोलिए। नंबर ऑफ मोल्स को मास से रिलेट करने वाला, नंबर ऑफ मोल्स कैन बी रिटन इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है, मास पता करना है मुझे। तो मास हो जाएगा 1.5 जो दे रखा है ग्राम मॉलिक्यूल्स, मतलब मोल्स का नंबर दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू मोलर मास मैंने पता कर लिया 98। क्या आंसर आ गया बेटा यहाँ से? 98 इंटू 1.5 मतलब 98 इंटू 3/2, ये कैंसिल हो रहा है 49, 9 3 27 कैरी 2, 147 ग्राम आया क्या बेटा? तो 1.5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का मास है 147 ग्राम। क्लियर है? पढ़ो आगे। 26, कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक मॉलिक्यूल का मास पूछा है उसने। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या होता है? 44 ग्राम। क्या ये एक मॉलिक्यूल का मास है कार्बन की?
एक मॉलिक्यूल का मास है ये, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास है। मोलर मास का मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा बेटा? यूनिटरी मेथड भाई 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास है 44 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का मास 44 डिवाइडेड बाई अवोगाद्रो नंबर, कि भाई इसका मोलर मास है, इसका मोलर मास होता है 44 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास है 44 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा? 44 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। क्या है? हैंडल करूं ये 10⁻23 ऊपर गया 10⁻23। तो बेटा कैलकुलेशन पर्पस के लिए बहुत बार इसको मैं क्या ले लूंगा, मान सकता हूँ ना, करीब करीब कि 44 को 6.022 से एग्जैक्टली डिवाइड करूं तो बढ़िया 6 से डिवाइड कर दूं 44 को, जो भी नंबर आएगा एक ध्यान रखूंगा, जो भी वैल्यू निकल के आएगी 44 को 6 से डिवाइड करने में एक्चुअल आंसर उससे थोड़ा छोटा होगा, तो डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा है 6 से। पहले क्या कर देता हूं, 44 को 6 से डिवाइड कर देता हूं, तो कितना हो गया 44/6? 44/6 हो गया 22/3, 22/3 हो गया 7.33, 7.33 इंटू 10⁻23। एक्चुअल आंसर इससे थोड़ा सा छोटा होगा, करीब करीब क्या मान सकता हूं 7.3, 7.33 से ये वाले 3 को गायब कर देता हूं ना, अप्रॉक्स आंसर क्या आ गया बेटा? 7.3 इंटू 10⁻23। अप्रॉक्स कैलकुलेशन रेगुलरली करना आना चाहिए बेटा आपको। एग्जैक्ट आंसर आता है, एग्जैक्ट आंसर अगर कैलकुलेटर की मदद से निकालें हम, क्या आता है देखें, अगर मैं एग्जैक्टली डिवाइड करता हूँ उसको तो 44 डिवाइडेड बाई 6.022, तो एग्जैक्ट क्या आ रहा है? एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो 7.306 समथिंग आ रहा है, और हम क्या आंसर दे रहे हैं? 7.3, केवल 7.30। तो हम काफी नजदीक है आंसर के। 7.33 भी नहीं बोला ना हमने, फाइनली फाइनली क्या बोला हमने? 7.3, क्योंकि हमें पता था, हमने 6.022 को 6 लिखा, तो हम डिनोमिनेटर को थोड़ा सा हटाया मैंने, तो ओवरऑल वैल्यू थोड़ी बढ़ गई होगी, तो उसको थोड़ा सा घटाएंगे, तो आंसर क्या मार्क कर सकते हैं हम? 7.3 इंटू 10⁻23 kg। यूनिट क्या है इसकी? नहीं kg नहीं, सॉरी, यूनिट क्या है? ग्राम, ग्राम में चल रही ना यूनिट। नेक्स्ट, सल्फर के सिंगल एटम का मास बता दीजिए बेटा। सल्फर का एटॉमिक मास क्या होता है, या मोलर मास क्या होता है? 32 ग्राम। तो क्या ये एक मॉलिक्यूल का मास है, या एक एटम का मास है? नहीं ना, सल्फर के एक एटम के मास के लिए फिर से यूनिटरी मेथड 6.022 इंटू 10⁻23 का 23 एटम्स का मास है 32 ग्राम। एक एटम का मास क्या हो जाएगा? 32 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 ना। फिर से बेटा 10⁻23 ऊपर गया, 10⁻−23, इसको करीब करीब 6 मान लेता हूँ, 32 डिवाइड बाई 6 कर देता हूँ, क्या हो जाएगा वो 16/3। 16/3 कितना आता? 5.33, बट थोड़ा सा कम कर देता हूँ उसको, तो आंसर क्या मार्क कर सकता हूँ करीब 5.3 इंटू 10⁻−23 ग्राम। सेम सवाल है, बस डेटा बदल दिया उसने। नेक्स्ट, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ शुगर? शुगर फॉर्मूला दे रखा है शुगर का, क्या दे रखा है शुगर का फॉर्मूला? C12H22O11। केमिकल नेम होता है इसका सुक्रोज। क्या बोलते हैं इसको? सुक्रोज। शुगर का जो मेजर कंटेंट है, ग्लूकोज होता है C6H12O6। ये अलग से याद कर रखा है हमने, कॉमन कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले और नाम
धीरे धीरे याद करते जाने हमको कोर्स के साथ साथ। जैसे इस चैप्टर में हम याद कर रहे हैं, फिर पीरियोडिक टेबल का चैप्टर आएगा उसमें भी हम याद करेंगे, फिर केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर आएगा उसमें भी याद करेंगे, ठीक है। फिर आगे यूज करेंगे उनका, एस ब्लॉक पी ब्लॉक वगैरह जब पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में वहां भी यूज करेंगे उनका, इसलिए धीरे धीरे याद हो जानी चाहिए। तो शुगर का मेजर कंटेंट होता है सुक्रोज, केमिकल नेम है उसका सुक्रोज। और क्या फॉर्मूला है सुक्रोज का? C12H22O11। ठीक हो गया। तो बोल रहा है व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर इफ 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक फाइनल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर। तो मुझे मोल पर लीटर पता करना है, फाइनल वॉल्यूम मुझे 2 लीटर दे रखी है, तो एक तरीके से 1 लीटर में कितने मोल है पता करने हैं। हमने क्या किया, 20 ग्राम शुगर ली, चम्मच से मैंने 20 ग्राम शुगर ली और 2 लीटर पानी में मिक्स कर दी, तो उससे मेरा सोल्यूशन बन गया, ये शुगर सोल्यूशन बन गया ना मेरा। तो उस शुगर सोल्यूशन में 2 लीटर में 20 ग्राम मिक्स्ड है, 1 लीटर में कितना मिक्स होगी? 10 ग्राम, मतलब 1 लीटर लग गया। क्योंकि हम एज्यूम करेंगे कि जब सोल्यूशन बन जा रहा है तो जो शुगर थी वो पूरे लिक्विड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं है, ये एज्यूम करेंगे हम। तो भाई 2 लीटर में अगर 10 ग्राम डिजोल्व करी, 1 लीटर में कितना, सॉरी 2 लीटर में 20 ग्राम डिजोल्व करी तो 1 लीटर में कितना, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम है पर लीटर, 10 ग्राम पर लीटर है, ये भी एक कंसंट्रेशन है बेटा, ग्राम पर लीटर। पर मुझे किस यूनिट में बतानी है कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर में। तो उसके लिए मुझे 10 ग्राम में कितने मोल्स हैं इसके ये पता करने पड़ेंगे, और उसके लिए मुझे इसका मोलर मास पता करना पड़ेगा। शुरू करें मोलर मास पता करना इसका। बड़ा मॉलिक्यूल है, मोलर मास ऐसे याद तो रख नहीं सकते हम, हर 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 कंपाउंड का मोलर मास, इसका निकालेंगे। बताइए बेटा कितना आ रहा है इसका मोलर मास। तो इसका मोलर मास अकेले कार्बन का कितना होता है, 12, और कार्बन के खुद कितने एटम्स हैं, 12। तो ये हो गया 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1, तो 22 हाइड्रोजन है तो 22 प्लस एक ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16। कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ, 11। तो कितना 16 इंटू 11, नंबर बताइए बेटा जल्दी। आया 342, निकालिए अपने हाथों से। लोग बस सोच रहे हैं कि कोई और निकाल के देगा, अपने हाथों से निकालिए, अपने हाथों से कैलकुलेट करिए बेटा, सिंपल कैलकुलेशन है। 12 इंटू 12 होता है 144 प्लस 22, 16 इंटू 11 176। ऐड करिए तीनों नंबर्स को, क्या आ रहा है 342, 342 ग्राम आया क्या। तो अब मुझे पता लगाना है 10 ग्राम में कितने मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास यूज कर सकता हूं मैं, कि नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास। मुझे मास दिया है 10 ग्राम का और मोलर मास है 342 ग्राम का, नंबर ऑफ मोल्स हो गए 10 अपॉन 342। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 342 मोल्स पर लीटर। ये हो गया ना कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन हो गई। तो कितना हो गया ये 5 एंड 171, 5 अपॉन 171 अप्रोक्सीमेटली निकालूं अगर, 5 डिवाइडेड बाई 171, 17 these are 2s are the 7 to the 14 carry 1, 1s are 2, 1 3 minus 2 is 8, 9 minus 5, 4 minus 3, 1,
टाइम्स गया, टाइम्स आ गया क्या? जीरो 0.029 आ रहा है क्या? कल डिवीजन किया है मैंने, क्या आ रहा है क्या? चेक करिए, बताइए कैलकुलेशन करके। है क्या? नहीं आ रहा नंबर, कुछ और आ रहा है? मुझे तो सही लग रहा है, 0.3 से थोड़ा छोटा आना चाहिए था, 0.03 से। कैसे बोल रहा हूँ 0.03 से थोड़ा छोटा आना चाहिए था? अगर ये देखूँ मैं बना दूँ 500, 500 तो इंटू 10⁻⁻2, तो 171 है डिनोमिनेटर में, 171 या 170 का 3 टाइम्स होता 510, तो न्यूमरेटर में 500 है। अगर न्यूमरेटर में 510 होता तो ये करीब करीब 0.03 आता, 0.03 आता ना, तो आंसर 0.03 से थोड़ा सा कम आएगा। 0.03 से थोड़ा कम नंबर क्या? 0.029 आया, 0.029 मोल्स पर लीटर, 0.029 मोल्स पर लीटर। क्लियर है? पढ़ो क्या आगे? नेक्स्ट, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.9 ग्राम ऑफ वाटर? ठीक हो गया। सबसे पहले वाटर का फॉर्मूला बोलिए, वाटर का फॉर्मूला H2O। इसका मास दे रखा है, वाटर का मास दे रखा है, तो सबसे पहला काम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेते हैं, फिर आगे जो भी पूछा है उसने बताएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O विल बी मास ऑफ H2O अपॉन मोलर मास ऑफ H2O। मास ऑफ H2O दे रखा है 0.9 ग्राम, प्लीज मोलर मास बोलिए H2O का जल्दी। 18 ग्राम, 18 ग्राम। तो ये आ गया 9/180, 1 जा 2 जा 20, तो इतने मोल्स। तो कितने हैं ये? 1/20 मोल्स, 1/20 मोल्स। इतने मोल्स प्रेजेंट है किसके? H2O के। डेसिमल में भी लिखना आना चाहिए मुझे इसको। 1/20 कितना होगा बेटा डेसिमल में? क्या करिए, न्यूमरेटर में 100 बनाइए, 10⁻⁻2 करिए, तो 100/20 इज 5, 5 इंटू 10⁻⁻2, 5 इंटू 10⁻⁻2। डेसिमल में क्या? 0.05, 2 डेसिमल प्लेस लेफ्ट को ले जाऊंगा, तो 0.05 मोल्स या 1/20 मोल्स, इतने मोल्स प्रेजेंट है वाटर के। तो बोल रहा है हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। क्या आप मोल से मॉलिक्यूल्स का नंबर निकाल सकते हैं? फॉर्मूला बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन नंबर का फॉर्मूला ना, पहले नंबर का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे सिंपली नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, मतलब 0.05 तो 6.023 022 इंटू 10⁻23, तो यह आ गया 6.022 अपॉन 20 इंटू 10⁻23। तो अगर एक जीरो यहाँ ले गया और इसको 22 कर दिया तो 60/20, करीब करीब ना, करीब करीब 60/20, 3 हो गया करीब, 3 से थोड़ा सा बड़ा होगा, इसे थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ये आ गया 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं H2O के। तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे?
ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे फिर? नहीं होंगे या इससे डबल होंगे? नहीं होंगे ना, क्योंकि एक H2O के मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन का एटम है। हाइड्रोजन के एटम्स पूछ लिए होते उसने, तब क्या करना पड़ता? तब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। क्या अभी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाँ, तभी आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन के एटम्स का आंसर क्या होगा? H2O के मॉलिक्यूल्स मिले हैं, नहीं ऑक्सीजन के भी एटम्स होंगे, तो ये भी आंसर हो जाएगा 3.01 इंटू 10 की पावर 22। बढ़े आगे। बेटा मुश्किल लग रहा है क्या आपको? ये है ये, अब मुश्किल पार्ट एंड में करेंगे इस चैप्टर के, बट ये चैप्टर में ज्यादातर चीजें इजी हैं अगर आप कंसेप्ट अच्छे से समझ गए हैं तो। नेक्स्ट, व्हाट इज द मास ऑफ 3.011 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, मास निकालना है, तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल्स निकाल लेते हैं और फिर मोल्स से मास निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स में क्या रिलेशन होता है? बोलिए बोलिए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज आल्सो इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास कर सकता हूं ना? उसके लिए मैं नंबर ऑफ मोल्स भी क्यों निकालूं? ये तो मास निकालना है सीधे, तो कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एन ए को मास अपॉन मोलर मास से इक्वेट कर सकता हूं। तो मुझे मोलर मास बताएगा एमोनिया का, केमिकल फॉर्मूला बोलिए एमोनिया का, NH3। तो मोलर मास क्या होता है इसका? मोलर मास बोलिए बेटा NH3 का 17, नाइट्रोजन अकेले का 14 प्लस 3 कितना हुआ बेटा? 17 ग्राम। तो नंबर ऑफ ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं मुझे, एवोगैड्रो नंबर मुझे पता है, मास मुझे पता लगाना है, ये मुझे पता है। तो मास हो गया n विच इज 3.01 इंटू 10 की पावर 22 इंटू मोलर मास इज 17 ग्राम डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। देख रहे हैं डेटा कितना अच्छा दे रखा है उसने? 3.01 का डबल है 6.02, तो ये एक तरीके से 2 टाइम्स कट गया इससे अप्रोक्सीमेटली, तो आंसर आ गया 17/2। और 10 की कितनी पावर है? 10 की पावर केवल -1 बचेगी न्यूमरेटर में, तो ये हो गया 1.7/2 ग्राम्स। 1.7/2 कितना हो गया बेटा? 0.7/2 0.85 0.85 ग्राम। क्लियर है सबको? क्लियर है? पढ़ो आगे। नेक्स्ट, how many molecules and atoms of oxygen are present in 5.6 liter of O2 gas at NTP? इस बार मॉलिक्यूल्स का नंबर को रिलेट करना है वॉल्यूम से। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम दोनों रिलेटेड होते हैं मोल से आपस में। फॉर्मूला लिखें अगर फिर से, तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड फॉर्मूला बोलिए फिर से। नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एंड नंबर ऑफ मोल्स कैन आल्सो बी रिटन इक्वल टू वॉल्यूम से कैसे रिलेटेड है? वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। क्या मुझे उसके लिए मोल्स का नंबर निकालना जरूरी है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए? नहीं, सीधे ही मुझे ये पता लगाना है, ये मुझे पता होता है, ये मुझे दे रखी है, ये भी मुझे दे रखी है, तो सिंपली कैपिटल एन निकाल लो बेटा। तो कैपिटल एन हो गया एवोगैड्रो नंबर 6.022 टू 10 की पावर 23
इंटू वॉल्यूम दे रखी है, एसटीपी हो या एनटीपी हो, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करेंगे इसमें। बार बार नंबर क्या लेना है फिलहाल आपको, 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम वही लेनी है, एनटीपी लिख के दे या एसटीपी लिख के दे। तो 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4, ये कट रहा है क्या 5.6 और 22.4, 56 एंड 224 कट रहा है ना, फोर्जा है, 6 फोर्जा 24 कैरी 2, तो 4 टाइम्स कट रहा है बेटा इससे, तो ये आ गया 6.022 अपॉन 4 इंटू 10 का 23, सिंपली डिवाइड कर दूं तो 1.5 इंटू 10 की पावर 20, 1.505, अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं मैं, 1.5, 6 डिवाइडेड बाई 4 ना, 3/2 1.5। नेक्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, ध्यान से उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा, तो पहले एक मॉलिक्यूल ऑफ CH4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 निकाल लेंगे अपनी मोल कंसेप्ट की नॉलेज से, और एक मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 से। तो कितना ग्राम मीथेन दे रखा है, 1.6 ग्राम। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला बोलिए बेटा, CH4, तो मोलर मास बोलिए बेटा मीथेन का 12 + 4 16 ग्राम। तो कितने मोल्स हो गए अगर जल्दी से कैलकुलेट करके रख लूं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, हाँ 1/10 0.1 आया, नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास, इट विल बी 1.6 डिवाइडेड बाई 16, ये 0.1 मोल्स आ रहा है बेटा, इट इज 0.1 मोल्स, ठीक है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैट, एक CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स, भाई एक कार्बन में कितने प्रोटॉन्स, एक कार्बन में कितने प्रोटॉन्स, अरे 12 मोलर मास होता है उसका, एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोलर मास के बराबर नहीं होते, इसके बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, 6। तो कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो CH4 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, CH4 के मॉलिक्यूल में 6 + 4 में 6 में एक 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 करके 4, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एक CH4 मॉलिक्यूल में। तो इतने मॉलिक्यूल में, अच्छा मोल्स मैंने निकाल लिए हैं, मोल्स के बाद मैं कैपिटल एन भी निकाल लूंगा, कैपिटल एन फॉर्मूला है स्मॉल एन इजिकल टू कैपिटल एन अपॉन एवोगैड्रो नंबर, कैपिटल एन विल बी स्मॉल एन इंटू एवोगैड्रो नंबर which will be 6.022 into 10 की पावर 23 into 0.1, तो ये आ गया 6.022 into 10 की पावर 22। ये नंबर ऑफ, ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ व्हाट, ये क्या है, क्या फाइनल आंसर हो गया क्या, नहीं, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। मुझे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए इस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, एक में 10 हैं, तो इतनों में कितने होंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाई 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा, 6.022 इंटू 10 की पावर 22 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो क्या हो गया 6.022 टू 10 की पावर
23। इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं कितने मीथेन में? 1.6 ग्राम मीथेन। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं। कैल्शियम कार्बोनेट जानता है कोई कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला? KCO3। KCO3 मतलब एक कैल्शियम कार्बोनेट में एक कैल्शियम का एटम होता है, एक कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल में एक कैल्शियम का एटम और कार्बोनेट का एक आयन। कार्बोनेट के आयन में खुद एक कार्बन का एटम होता है और 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। जल्दी से मोलर मास निकाल लेंगे बेटा। सबसे पहला काम मोलर मास निकालना होगा। कितना हो गया मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का? अकेले कैल्शियम का बोलिए। अकेले कैल्शियम का 40। याद होना चाहिए बेटा, कैल्शियम इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आखिरी होता है 1 से 20 में 20 नंबर का होता है, 20 का डबल 40। फिर अकेले कार्बन का बोलिए 12। फिर अकेले ऑक्सीजन का होता है, अकेले ऑक्सीजन का क्या होता है 16, बट उसका 3 टाइम्स होना है तो 48। क्या आ गया बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास? 100 आ रहा है क्या? 100 ग्राम आ रहा है बेटा। और हमें मास कितना दिया है? कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना दिया बेटा? 25 ग्राम। तो बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स तो सिंपली n विल बी इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो हो जाएगा 25 अपॉन 100, 1/4 ग्राम, सॉरी 1/4 मोल्स, मतलब 0.25 मोल्स इतने प्रेजेंट है कैल्शियम कार्बोनेट के। एंड ऑक्सीजन एटम्स का नंबर, एक कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं? 3। तो 0.25 मोल्स में 0.25 इंटू 3 मोल्स प्रेजेंट होंगे, बट उनका मोल्स का नंबर नहीं निकालना है मुझे, उनका एक्चुअल नंबर निकालना है। तो मोल्स का नंबर निकाल के कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एवोगैड्रो नंबर से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनीथिंग इज मास इज number of particles upon Avogadro number. So number of particles will be number of moles into Avogadro number. नहीं, हाँ, ऑक्सीजन के मोल्स बताइए कितने हैं? ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स, ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स कितने हो गए? 0.25 इंटू 3 ना, विच इज 0.75। इसको मैं फ्रैक्शन में 3/4 भी लिख सकता हूं। इसको फ्रैक्शन में मैं 3/4 भी लिख सकता हूं। ठीक है, 3/4 मोल्स हैं। बट क्या उसने मुझे नंबर ऑफ मोल्स पूछा है ऑक्सीजन एटम्स के? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछा। तो नंबर विल बी नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। हो जाएगा 3/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो कैलकुलेशन पर्पज के लिए अगर किसको केवल 6 ले लूँ तो 2 ज़ा 3 ज़ा, तो आंसर करीब करीब आ गया 9/2। 9/2 होता है 4.5 इंटू 10⁻23। हाँ, पढ़ो आगे। नेक्स्ट, one atom of an element weighs 6.644 into 10⁻⁻23 gram. Calculate the number of gram atoms. हमसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ एटम्स पूछा है या नंबर ऑफ मोल्स पूछा है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स वो आप पढ़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स इन 40 kg ऑफ इट।
तो भाई नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। और मोलर मास क्या होता है? मोलर मास भाई मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू n अपॉन Na। हाँ, तो मोलर मास इज मास ऑफ अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोलर मास का मतलब ही क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन है ये। तो मोलर मास हो जाएगा मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इनटू अवोगाड्रो नंबर, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इनटू अवोगाड्रो नंबर। अब डेटा पुट कर दीजिए, कुछ नहीं, कैपिटल एम की जगह 40 kg, लेकिन क्या केजी में डेटा पुट करेंगे हम? बाकी सब डेटा हम ग्राम में पुट करते हैं, तो 40 नहीं पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे बेटा? 40,000, 3 जीरोज एक्स्ट्रा लगाएंगे वहां, 40,000 ग्राम आएगा, डिवाइडेड बाई मास सिंगल एटम का मास दे रखा है 6.644 इंटू 10 की पावर -23, और अवोगाड्रो नंबर दे रखा है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये करीब करीब 40 आते हुए दिख रहा है मुझे, 40 आते हुए दिख रहा है क्या? 6.644 इंटू 6.022, अगर आप ध्यान से देखें 6 6 36 होता, 6 6 क्या होता? 36, 6 इंटू 0.6 0.4 के करीब हो जाता, 6 प्लस 36 प्लस 4 40 आ रहा है ना करीब, 40 आया तो ये कैंसिल आउट हुआ और ये आ गया 1000। तो क्या है नंबर ऑफ मोल्स इन 40 kg ऑफ इट प्रेजेंट है? कैलकुलेशन यहाँ 6.022, यहाँ 6.644, तो करीब 6.6 ही लिख दीजिए और इसको 6 ले लीजिए, करीब करीब 6.6 इंटू 6 कितना हुआ? 6 36 कैरी 3, 18, 6 36 प्लस 39, 39.8। मैंने 2 नंबर घटाए हैं, 2 नंबर बढ़ेगा, 39.8 से थोड़ा बड़ा नंबर क्या है? 40। तो ये डिनोमिनेटर में अप्रॉक्सीमेटली क्या आ गया बेटा? 40। ये कट किया मैंने, फिर ये कट किया, तो आंसर, फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा? 1000। मोल्स विल बी 1000। पढ़ो आगे। 250 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब का दूसरा नाम क्या है? मिलीलीटर का नाम क्या है? मिलीलीटर। ऐसा इसलिए मैं याद दिला रहा हूं आपको क्योंकि बहुत बार डेटा हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब से कंफ्यूज नहीं होंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज हाउ मेनी मिलीलीटर? 1 मिलीलीटर। तो ये जो लिखा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, मैं इसको मिलीलीटर भी पढ़ सकता हूं ना। 25 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला बोलिए सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 solution contains 24.5 gram of H2SO4 if the density of solution is 1.98 gram per centimeter cube, determine the molarity and molality। जब भी पढ़ा नहीं हमने, अगली क्लास में करेंगे, मोलालिटी मोलारिटी, ये सब हमें निकालना है। अब इसके बाद के सब मोलारिटी के सवाल है। चलिए जस्ट स्टार्ट कर लेते हैं, फिर ज़्यादा डिटेल अगली क्लास में करेंगे थियरीज की, तो जस्ट स्टार्ट कर लेते हैं। परसेंटेज यील्ड, कभी कभी सवालों में ये वर्ड आ जाता है परसेंटेज यील्ड। यील्ड का मतलब होता है कितना पैदा हुआ, कितना पैदा हुआ, मतलब प्रोडक्ट एक तरीके। परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है कि जब
एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन की जाती है, तो जो हम थियोरेटिकली बात कर रहे हैं बेटा कि भाई इतने मोल से रिएक्ट करके इतने मोल बना देगा, लेकिन बहुत बार एग्जैक्टली रियलिटी में डेटा थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, एरर्स आ जाते हैं। तो इसलिए जो थियोरेटिकली हम बोल रहे हैं कि भाई मैंने 12 ग्राम कार्बन जलाया 32 ग्राम ऑक्सीजन में, तो मुझे 44 ग्राम CO2 मिलना चाहिए। तो 12 ग्राम कार्बन जलाने पे 44 ग्राम CO2 मिलना चाहिए, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा। आप 12 ग्राम कार्बन जलाएंगे, लेकिन हो सकता है कि 44 ग्राम CO2 ना मिले आपको हो सकता है 43 ग्राम ही मिले। बाकी 1 ग्राम वो एक्चुअली दूसरे कंपाउंड भी बन सकते हैं ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, तो एक सिंगल प्रोडक्टिव फॉर्म हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो अलग अलग तरीके से रिएक्शंस कर सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड इज एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। थ्योरेटिकल यील्ड मतलब जो मोल कंसेप्ट से हमको पता चलेगी कैलकुलेशन, और एक्चुअल यील्ड का मतलब एक्सपेरिमेंट करके जो पता करी हमने। एक्चुअल यील्ड का मतलब है एक्सपेरिमेंट करके जो पता चला, और थ्योरेटिकल यील्ड का क्या मतलब है? थ्योरेटिकल यील्ड का क्या मतलब है? कैलकुलेशन करके जो पता चला, कैलकुलेशन करके जो पता चला, दैट इज थ्योरेटिकल यील्ड। नाउ होता क्या है, जब केमिकल रिएक्शंस की जाती हैं तो सॉलिड और सॉलिड आपस में बहुत रेयरली रिएक्ट कर पाते हैं, क्योंकि सॉलिड सॉलिड का कांटेक्ट बहुत अच्छा नहीं हो पाता, एटम एटम का कांटेक्ट अच्छा नहीं हो पाता, तो सॉलिड सॉलिड से बहुत कम रिएक्ट कर पाता है। इसलिए रिएक्शन या तो लिक्विड फेज में करवाते हैं हम, या गैसियस फेज, उनमें बहुत ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं एटम्स एक दूसरे। तो इसके लिए लिक्विड सोल्यूशन बना के रिएक्शंस की जाती हैं, सॉलिड सॉलिड की रिएक्शन नहीं कराई जाती। अब जैसे NaCl है, सॉलिड NaCl है, सॉलिड NaCl तो किसी से मुझे रिएक्ट करवाना है, तो क्या मैं सॉलिड NaCl ही डाल दूंगा उसमें? नहीं। या फिर दूसरा भी सॉलिड है और ये सॉलिड NaCl है, ये फॉस्फोरस है और NaCl है, दोनों सॉलिड है, मेरे को उन्हें रिएक्ट करवाना है, तो क्या इनको कांटेक्ट में लाऊंगा सॉलिड सॉलिड तो रिएक्ट हो जाएंगे अच्छे से? नहीं। मैं क्या करूंगा, NaCl का सोल्यूशन बनाऊंगा, तो उसको वाटर में डालूंगा या किसी और लिक्विड में डालूंगा, और सिमिलरली फॉस्फोरस का भी वाटर में डालूंगा तो वो डैमेज हो जाता है, किसी और में डाल के उसका सोल्यूशन बना सकता हूं मैं, फिर दोनों सोल्यूशंस को आपस में रिएक्ट करवाऊंगा, तब अच्छे से रिएक्शन हो पाती है। तो टू सॉलिड्स कैन नॉट रिएक्ट विद ईच अदर इन सॉलिड फेज एंड हेंस need to be dissolved in a liquid. When a solute is dissolved in the solvent, they coexist in a single phase called the solution. Various parameters are used to measure the strength of solution. वही हमें पढ़ना है। Strength of the solution का मतलब होगा जिसको हम डालेंगे लिक्विड में उसे सल्यूट बोलते हैं, जो कम अमाउंट में होता है, और जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ये वर्ड सुना आपने इससे पहले 8, 9, 10 में भी होते हैं बेटा ये वर्ड, सल्यूट एंड सॉल्वेंट्स। बिल्कुल अननोन है क्या इन वर्ड से? जैसे नमक को पानी में मिला रहा हूं, तो नमक मेरा सल्यूट है और पानी मेरा सॉल्वेंट है, दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे बेटा? सल्यूशन। दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे? सल्यूशन। तो यहां पर ये एक एग्जांपल भी दिखा रखा है, जैसे पानी मिक्स किया हुआ है, ये कोई सब्सटेंस है पिंक कलर का, ठीक है, K2Cr2O7 हो सकता है, तो ये पानी में मिलाऊंगा मैं, तो ये पानी भी पिंक बन गया, पानी पहले कलरलेस था लेकिन उसकी वजह से पिंक बन गया ये भी, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में इस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल आ चुके हैं। हाँ बेटा, जरूरी नहीं है, कर भी सकता है, तो हम दूसरा लिक्विड लेंगे कोई जिससे रिएक्ट ना करें।
अब अगर कर रहा है तो वो लिक्विड नहीं लेंगे। ऐसा तो आप बोल सकते हैं वाटर क्यों लिया, HCl ले लेता मैं, HCl भी लिक्विड होता है, हो सकता है HCl से रिएक्ट कर रहा हूं, तब HCl को नहीं लेंगे सॉल्वेंट हम। सॉल्वेंट उसे ही लेंगे जो रिएक्ट ना करे इस पर्टिकुलर सोल्यूट से। तो ये सोल्यूट ये सॉल्वेंट मिलके क्या बन गया बेटा, सोल्यूशन। और ये एक अच्छी सी टेबल बना के दे रखी है आपको, नोट्स में बनी है ना, टेबल बनी है बेटा नोट्स में। तो ये अलग अलग सिचुएशन दे रखी है। सॉलिड और सॉलिड जब उनको मिक्स किया जाता है तो तब एक्चुअली हम बहुत बार उसे बोलते हैं एलॉय। सॉलिड और सॉलिड जब मिक्स किए जाते हैं, बट उनको सॉलिड फेज में मिक्स नहीं किया जाता है एक्चुअली, दोनों को लिक्विड बनाया जाता है, लिक्विड में मिक्स किया जाता है, फिर सॉलिडिफाई होने दिया जाता है। तो सॉलिड सॉलिड से जो मिक्सचर मिलेगा उसे एलॉय भी बोला जाता है। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, अब सॉलिड अगर सॉल्वेंट होगा और लिक्विड सोल्यूट होगा, और लिक्विड कम अमाउंट में है, लिक्विड कम अमाउंट में और सॉलिड ज्यादा अमाउंट में है। जैसे आप आटा लें, आटे में पानी मिलाते हैं ना आटा गूंदने के लिए, आटे में पानी मिलाते हैं आटा गूंदने के लिए। आटा सॉलिड होता है, पानी, पानी क्या होता है, पानी क्या होता है बेटा, लिक्विड। गूंदा है कभी आटा या देखा है गूंदते हुए, तो जब उसको गूंदते हैं तो फाइनल जो मिलता है वो भी ऑलमोस्ट क्या होता है, सॉलिड ही होता है। तो अपीयरेंस कैसी होती है उसकी, सॉलिड। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल क्या है इसका बेटा, सॉलिड, सॉल्वेंट और आटा, आटा और पानी, आटा और पानी, ठीक है। एमलगम भी बनता है, एमलगम भी उसका एक एग्जाम्पल है। सॉलिड एंड गैस, हाइड्रोजन इन प्लैटिनम, ये बहुत कम होता है, रेयर होता है वैसे, कि गैस मेरा सोल्यूट है और सॉलिड में वो मिक्स किया जा रहा है। जैसे प्लैटिनम लिया जाता है, प्लैटिनम में हाइड्रोजन गैस डाली जाती है तो उसके मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, उससे वेल्डिंग वगैरह में यूज किया जाता है उसको। लिक्विड सॉल्वेंट, ये सबसे कॉमन है, ये सबसे कॉमन है बेटा कि सॉल्वेंट क्या हो मेरा, सॉल्वेंट क्या हो मेरा, लिक्विड, और सोल्यूट क्या हो मेरा, सॉलिड। जैसे शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन, ये इसमें वाटर ज्यादा अमाउंट में, लिक्विड ज्यादा अमाउंट में, एंड लिक्विड ज्यादा अमाउंट में और सॉलिड कम अमाउंट में। तो सोल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है। लिक्विड लिक्विड भी काफी कॉमन है, लिक्विड को लिक्विड से मिक्स कर सकते हैं ना। जैसे एग्जांपल लें डे टू डे लाइफ में, हाँ क्या, जैसे आप हाँ नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू भी लिक्विड, जो नींबू का रस होता है वो भी लिक्विड होता है, ये वाटर भी लिक्विड होता है, तो उनकी मिक्सिंग हो जाती है। तो ये रबिंग अल्कोहल, रबिंग अल्कोहल भी एग्जाम्पल है लिक्विड में लिक्विड के मिक्सिंग का। अगर सॉल्वेंट लिक्विड हो और सोल्यूट गैस हो, ऐसा एग्जाम्पल है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पेप्सी, सोडा, कोकोला, उनमें क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर CO2 गैस डाली जाती है ना। कभी देखा बंटा सोडा वाला, देखा आपने, वो जैसे निकालता है तो गैस बबल निकलते हैं, तो एक्चुअली लिक्विड के अंदर गैस को डाला गया होता है। गैस कम अमाउंट में होती है, लिक्विड ज्यादा अमाउंट में होता है। फिर गैस सॉल्वेंट हो और सॉलिड सोल्यूट हो, जैसे कैम्फर इन नाइट्रोजन, ये रेयर है कंपैरेटिवली, और फिर गैस लिक्विड भी रेयर है। गैस गैस सबसे बहुत कॉमन है, गैस के साथ गैस का मिक्सिंग होना बहुत कॉमन है। तो सबसे कॉमन लेकिन हमारे लिए इस चैप्टर में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा वाला बेटा, लिक्विड सॉल्वेंट हो और सॉलिड सोल्यूट, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर। बट ये पूरी टेबल बना के दी है बेटा आपको, इसमें सारे केसेस मिक्सचर के प्रेजेंट, ठीक है। कल की क्लास में, परसों ही क्लास, अगली क्लास कब लगनी है, परसों मंडे को लगेगी अगली क्लास, ठीक है। कल क्लास नहीं है, परसों क्लास लगेगी, ठीक है, मंडे को रेगुलर क्लास, रेगुलर टाइम पे। क्या हुआ, नहीं करनी है क्लास, क्लास मंडे को है और रेगुलर टाइम पे है, और उसमें हम कंसंट्रेशन टर्म्स करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स नेक्स्ट चैप्टर।
नेक्स्ट क्लास